नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ नया सवेरा का ये बहुत ही खास अंक लेकर हम हाजिर हैं। खास इसलिए क्योंकि अगले 1 घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स। बात होगी राजनीति की, बात होगी प्रधानमंत्री के दौरे की, और भी होगा बहुत कुछ। और अगले 1 घंटे तक आपके साथ रहूंगी मैं, जया सिन्हा और चंद्रशेखर जोशी। नमस्कार। तो आइए सीधे शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 4,400 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की देंगे सौगात। 19,000 लाभार्थियों को आवास योजना के मकान की चाबी सौंपेंगे। गांधीनगर में गिफ्ट सिटी की परियोजनाओं की करेंगे समीक्षा। भीषण चक्रवात में बदलने के लिए तैयार है मुखा। बांग्लादेश म्यांमार तट की ओर बड़ा तूफान, कल सुबह पीक पर होने की चेतावनी। आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान। द केरला स्टोरी फिल्म को पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बैन किए जाने के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में होगी पहली सुनवाई। फिल्म निर्माता ने दी है फैसले को चुनौती। बांग्लादेश दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से की मुलाकात। आज हिंद महासागर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं पर होगा मंथन। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध ठहराया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी पेशी। सुरक्षा के लिए अभी कोर्ट की निगरानी में ही रहने के आदेश। और आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस का गुजरात टाइटंस से होगा मुकाबला। राजस्थान रॉयल्स ने कल खेले गए मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को 9 विकेट से दी शिकस्त। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज गुजरात के दौरे की। जी हां, आज वो गुजरात के दौरे पर रहेंगे, जहां वो 4,400 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। इसके अलावा 19,000 लाभार्थियों को आवास योजना के मकान की चाबी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री गांधीनगर में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी का दौरा करेंगे, जहां वो गिफ्ट सिटी में चलने वाली विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा करेंगे। अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल 4400 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 19,000 लाभार्थियों को मकान सौंपेंगे। साथ ही पीएम अखिल भारतीय शिक्षा संघ अधिवेशन में सम्मिलित भी होंगे। गांधीनगर के कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 2,450 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें शहरी विकास विभाग, जलापूर्ति विभाग, सड़क और यातायात विभाग तथा खान और खनिज विभाग की परियोजनाएं शामिल हैं। जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाना है उनमें बनासकांठा जिले की बहुग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाएं, अहमदाबाद में नदी पर ओवरब्रिज, नारोदा जीआईडीसी में अपशिष्ट जल संग्रहण नेटवर्क, मेहसाणा व अहमदाबाद में सीवर उपचार संयंत्र, दाहेगाम में प्रेक्षागृह आदि शामिल हैं। जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी जानी है उनमें जूनागढ़ जिले में बल्क पाइपलाइन परियोजना, गांधीनगर जिले में जलापूर्ति योजनाओं को बढ़ाना, फ्लाईओवर ब्रिज, नए जल वितरण स्टेशन, विभिन्न शहरी सड़कों का निर्माण आदि शामिल है। प्रधानमंत्री PMAY परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसके साथ ही इस योजना के तहत निर्मित लगभग 19,000 मकानों के गृह प्रवेश में सम्मिलित होंगे। वे कार्यक्रम के दौरान योजना के लाभार्थियों को मकानों की चाबियां सौंपेंगे। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 1950 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कुल 42,441 आवास को गृह प्रवेश, लोकार्पण और खातमुहूर्त माननीय प्रधानमंत्री के वरद हस्तों से होगा। साथ में ही 2452 करोड़ के अन्य प्रकल्प पानी पुरवठा विभाग, आरएनबी विभाग, अहमदाबाद कॉरपोरेशन के मिला के
उनके भी लोकार्पण और खातमुहूर्त का कार्यक्रम रखा गया। आवास उत्सव, इस कार्यक्रम में हजारों लाभार्थी प्रधानमंत्री मोदी से अपने घर की चाबी लेंगे, पीएम मोदी उनका गृह प्रवेश कराएंगे, या कहीं ना कहीं जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग जो हैं, जो अंतिम पायदान पर जो खड़े लोग हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आह्वान रहा है, जो अपील रही है, जो उनके वायदे रहे हैं, वो सरजमी पर उतरते हुए नजर आएंगे। कार्यक्रम में शहरी क्षेत्र के 4000 एवं ग्रामीण क्षेत्र के 3000 लाभार्थी उपस्थित रहेंगे। इन लाभार्थियों की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि उन्हें घर की चाबी मिल रही है, जिससे उनके सिर पर पक्का मकान का सपना पूरा होगा। ऐसा सरप्राइज जैसा हमने स्वप्ने में भी देखा नहीं है, तो ऐसा अमेजिंग लगेगा हमको। जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं ना, उनको अपना घर देने के सपने को वो साकार करने जा रहे हैं। हमको ये प्रधानमंत्री सर का खूब खूब आभार मानना चाहिए। मैं सिंगल मदर हूँ और मेरे जैसी कई सिंगल मदर को ऐसे घर मिले तो उसके सपने पूरे हो गए, तो मैं तो बहुत बहुत खुश हूँ। प्रधानमंत्री अखिल भारतीय शिक्षा संघ अधिवेशन में सम्मिलित होंगे, जो अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक परिसंघ का 29वां द्विवार्षिक सम्मेलन है। इस सम्मेलन की विषय वस्तु है शिक्षा को परिवर्तित करने में शिक्षकों की केंद्रीय भूमिका। ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। माननीय देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हम शिक्षकों को संबोधित करेगा और देश के शिक्षकों का मान और सम्मान बढ़ेगा, फेडरेशन की महत्ता बढ़ेगी। उनका आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री गांधीनगर में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी का दौरा करेंगे। दौरे के समय वे गिफ्ट सिटी में चलने वाली विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा करेंगे। गिफ्ट IFSC संस्थाओं के साथ बातचीत भी होगी, ताकि गिफ्ट सिटी में भावी योजनाओं तथा संस्थाओं के अनुभवों को समझा जा सके। गांधीनगर से राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम देश के हाईटेक शहर गिफ्ट यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में होंगे। कहा जा रहा है कि ये पीएम का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और देश का पहला ऐसा शहर है जहां तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद होंगी। अपने इसी ड्रीम प्रोजेक्ट में हो रहे विकास कार्यों की पीएम आज समीक्षा करेंगे। क्या कुछ रहेगा इस समीक्षा बैठक में? इस मुद्दे पर गांधीनगर के गिफ्ट सिटी के MD तपन रे से DD न्यूज ने खास बातचीत की। गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक के सफर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये गिफ्ट सिटी का जो सपना है, एक अत्याधुनिक शहर को कैसे बसाया जाए, एक हाईटेक सिटी कैसे बनाया जाए, इसकी बानगी गिफ्ट सिटी गांधीनगर में बखूबी देखी जा सकती है। इस पर हम बात करेंगे तपन रे साहब से। तपन रे साहब, सबसे पहले तो यही कि प्रधानमंत्री का जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये कितना जो है तैयार हो चुका है और ये लोगों को इससे कितना फायदा होगा? ये प्रोजेक्ट अभी फेज 1 का तो कंप्लीट हो चुका है। इसमें 16 बिल्डिंग ऑलरेडी बन चुके हैं और कुछ ही समय तक इसके 27 बिल्डिंग और बन जाएंगे। तो हम ये सोच रहे हैं कि 3-4 साल के अंदर यहाँ 51 बिल्डिंग खड़े हो जाएंगे, अत्याधुनिक जो आप कह रहे हैं ना। इसके साथ साथ इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अत्याधुनिक है, जिसमें अंडरग्राउंड टनल है, फिर वेस्ट कलेक्शन का मॉडर्न सिस्टम है, फिर IT सिस्टम भी अत्याधुनिक है। तो जो जिस भी मामले में आप देखेंगे, ये एकदम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ करने में आया है। और प्रधानमंत्री जी इनका समीक्षा करेंगे कि कितना काम हुआ है और कितना और आगे काम करना है, प्लानिंग कितना है, आगे का प्लानिंग क्या है, इसके बारे में चर्चा होगी। कहा जा रहा है कि ये पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, तो ये जो देश में इस तरह के जो अभिनव प्रयोग हैं, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में इस तरह के प्रयोग और भी शहरों में किए जा सकते हैं, जिस तरीके से अत्याधुनिक अंदाज में इस शहर को बसाया जा रहा है? ये एक स्मार्ट सिटी है और ये स्मार्ट सिटी के दाखिले में ये सबसे पहले गिना जाता है कि ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी जो हो तो गिफ्ट सिटी में ही है। पर गिफ्ट सिटी में एक और खास बात यह है कि यहाँ इंडिया का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर भी यहीं पे है। उससे जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज हैं, वो अपना बिजनेस यहाँ से करना चाहते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल फाइनेंशियल गेटवे इंडिया का यहाँ बनाने का
एक प्लान है। गिफ्ट सिटी बनने के बाद अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ही 12,000 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज यहाँ से हुआ है। तो ये सर्विसेज जो एक्सपोर्ट हुआ है, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये अगर गिफ्ट सिटी नहीं होता तो ये बाहर हमें जाके इसका खर्च करना पड़ता डॉलर में। तो इतना हमें फॉरेन एक्सचेंज का इनकम भी हुआ है, तो इतना हमें फायदा हुआ है इसमें। यह एक अभिनव प्रयोग है, खूबसूरत प्रयास है। अगर इस प्रयास को दूसरे शहर भी अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान यूरोप और दुनिया भर के मुल्क के अन्य देशों के साथ अपने को compete कर सकेगा। कैमरामैन सेंथिल के साथ गिफ्ट सिटी गांधीनगर से मैं राजेश राज, टीडी न्यूज के लिए। और गांधीनगर में हाईटेक और स्मार्ट गिफ्ट सिटी में यूटिलिटी टनल बनाई जा रही है। पहले चरण में इसे 5 से 5.5 किलोमीटर लंबा बनाया जा रहा है। आगे इसका क्या काम होगा, इस बारे में हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। देश के सबसे प्रगतिशील राज्य गुजरात में हाईटेक सिटी, स्मार्ट सिटी के तहत गिफ्ट सिटी का निर्माण किया जा रहा है, जो गांधीनगर शहर में अवस्थित है और इसमें यूटिलिटी टनल बनाई जा रही है। इस यूटिलिटी टनल का निर्माण पहले फेज में तकरीबन 5 से 5.5 किलोमीटर तक किया जा रहा है, जिसे बाद में बढ़ाया जाएगा। आखिर यूटिलिटी टनल है क्या और ये शहर की खूबसूरती में कैसे चार चांद लगाएगा और कैसे पर्यावरण संरक्षण में मददगार होगा, इस पर बातचीत करने के लिए यूटिलिटी टनल के जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं हमारे साथ, हम उनसे बातचीत करेंगे। राजपूत साहब, सबसे पहले तो ये हम जानना चाहेंगे कि ये जो यूटिलिटी टनल है, ये टनल है क्या? यूटिलिटी टनल एक्चुअली ये जो फैसिलिटी बनाई गई है, इसमें सभी प्लांट से आने वाले सभी पाइपलाइंस, केबल्स, इन सब को वर्टिकली अरेंज करके रखने का, बिल्डिंग और प्लांट को कनेक्ट करने का एक जरिया बनाया है, जो एक डक्ट की तरह है, जिसके अंदर सभी बिल्डिंग और सबका पहले से ही जगह निर्धारित किया हुआ कि किस जगह पे क्या आएगा। और ये एक बार बनने के बाद इसके अंदर सिटी को दूसरी बार इन सब फैसिलिटीज़ के लिए खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसका लगाना, इसको मेंटेन करना और इसको भविष्य में इसके अंदर दूसरी फैसिलिटी ऐड करने में कोई भी तकलीफ नहीं रहेगी। अगर हमारे दर्शकों को आप समझाना चाहें, मैं अपने कैमरामैन सेंथिल से ये को पैन करने कहूँगा, तो ये पाइप जो है, कई तरह के पाइप्स यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, इन पाइप्स में है क्या? इसके अंदर कई तरह की पाइप डाली गई है। जैसे हमारे वहाँ पे पानी, जो भी नर्मदा से पानी आ रहा है, उस पानी को लाना, उस पानी को ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीट होने के बाद सभी बिल्डिंग तक पहुंचाना, उसी ढंग से पूरे सिटी लेवल में फायर का पानी, प्रेशराइज पानी फायर का ले, जो किसी भी कंडीशन में फायर में ज़रूरत पड़े तो वहाँ से फायर के टैंकर भर सकें। इसके अलावा चिल्ड वाटर यहाँ पे जो होता है, उसके अंदर चिल्ड वाटर सप्लाई और रिटर्न की पाइप्स हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन के केबल्स हैं, और पावर के केबल्स के लिए डेडिकेटेड 2 कॉरिडोर ऊपर बनाए हुए हैं, जो सेपरेट हैं, जो आरसीसी के डक्ट में। तो जिससे इस कभी भी अगर एक केस में फायर हो गया डक्ट में, तो दूसरी केबल डक्ट से उसको पावर मिल सकता है। तो ये पूरी सेफ और रिडंडेंट से हर एक फैसिलिटी को यहाँ बनाने की एक फैसिलिटी है। आखिर प्लान है तो क्या है? ये मास्टर प्लान के हिसाब से अभी हमारे पास 886 एकड़ जगह के अंदर हम इसको डेवलप कर रहे हैं, जिसका एरिया अभी रिसेंटली गुजरात गवर्नमेंट ने बढ़ाया है। पर पुराने मास्टर प्लान जगह के हिसाब से 886 एकड़ में हम 62 मिलियन स्क्वायर फुट का ऑफिस स्पेस और रेसिडेंशियल स्पेस डेवलप कर रहे हैं, जिसमें सभी तरह की फैसिलिटीज होंगी, कॉमर्शियल भी होगा, रेसिडेंशियल भी होगा, इंस्टीट्यूशनल। तो ये जो सिटी है वॉक टू वर्क कॉन्सेप्ट के ऊपर डिजाइन की है, तो जिससे लोग यहीं रहेंगे, यहीं पे नए नए बिजनेस डेवलप होंगे और लोग उसके अंदर मूव कर सकें, और सभी तरह की फैसिलिटी इसी सिटीज के अंदर बनाई जा रही है, जिसके कारण बिल्डिंग के बाहर आप कहीं पे भी आप वाइब्रेशन, नॉइस और ये हीट जो आइलैंड पैदा होते थे वो नहीं हो रहे हैं। दूसरी चीज कि इन सब की पूलिंग और ये एफिशिएंसी के कारण 30% के आसपास हम एनर्जी और सब सेविंग कर रहे हैं, तो जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है। यह हिंदुस्तान का पहला प्रोजेक्ट है और इस तरह का प्रयोग कहीं ना कहीं देश में अन्य शहरों में भी अगर होता है तो निश्चित तौर पर पर्यावरण संरक्षण में यह प्रोजेक्ट जो है वो बहुत मददगार साबित होगा। और आप देखते होंगे कि घरों में एयर कंडीशन की वजह से कितना पॉल्यूशन और कितनी गर्मी का प्रकोप जो है वो बढ़ता है, और यह प्लांट
कहीं ना कहीं लोगों के घरों को चिल्ड करेगा और पर्यावरण संतुलन में भी बहुत मददगार साबित होगा। कैमरामैन सेंथिल के साथ गांधीनगर से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। तो किस तरह से वहाँ पर मॉडर्न जो प्रोजेक्ट हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं, एक बार अभी हम हमारे संवाददाता वहाँ पर मौजूद हैं राजेश राज गुजरात में, उनसे अभी हम बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए 2014 में आरंभ किया गया स्वच्छ भारत मिशन न केवल एक जन आंदोलन बना, बल्कि इसे विश्व की बड़ी व्यवहार परिवर्तन योजना का गौरव भी मिला। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अपार सफलता के बाद जरूरत थी इस परिवर्तन को स्थायी बनाने की, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण यानी कि ODF+ की शुरुआत की गई। साथियों, खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब दायित्व और बढ़ गया है। देश को ODF के बाद ODF+ बनाने के लक्ष्य पर काम चल रहा है। अब हमें कचरे से कंचन बनाने का काम को तेज करना है। पूरे देश में ODF+ या संपूर्ण स्वच्छता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता केंद्रित जागरूकता अभियानों के द्वारा जन जन तक स्वच्छता की सीख, पेंटिंग और फिल्म मेकिंग जैसे नए और रोचक तरीकों से पहुंचाई जा रही है। देश में स्वच्छता संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और प्लास्टिक कचरे से देश को मुक्त कराने की शपथ ली। जैविक कचरे के निपटान और उससे अतिरिक्त आमदनी पाने के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोग गोबर धन योजना से जुड़ रहे हैं और गोबर से बायोगैस एवं जैविक खाद के उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। जैविक और रिसाइक्लेबल कचरे को अलग रखने और उसके उपचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रे वाटर प्रबंधन के अंतर्गत लाखों की संख्या में सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पुराने एक गड्ढे वाले शौचालयों को रेट्रोफिट करके 2 सोख्ता गड्ढों वाले शौचालयों में बदला जा रहा है और मल प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश भर में लोगों का उत्साह और जन भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि आत्मनिर्भरता का ये मॉडल लोगों तक पहुंच रहा है और हमारे गांव ODF से ODF+ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन देश को संपूर्ण स्वच्छ बनाने के इस अभियान को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है, जिसके लिए सभी देशवासी पूरे जज्बे से कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं कोशिशों के कारण आज हमारा देश स्वच्छता से स्वावलंबन की ओर अग्रसर है। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा और हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के आज गुजरात दौरे की। और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता राजेश राज का रुख करते हैं जो इस वक्त गुजरात में मौजूद हैं। राजेश, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे कि जो पहला कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, वहां पर वो देश भर से आए हजारों शिक्षकों से रूबरू होने जा रहे हैं। देश की शिक्षा नीति की बात करें, शिक्षा जगत में किस तरह से एक नई दिशा देने वालों में प्रधानमंत्री का नाम अग्रणी रूप से लिया जाता है। आपको लगता है कि एक बेहतरीन अवसर यहां पर होगा शिक्षकों के पास मौजूदा परिवेश में और मौजूदा चुनौतियों के बारे में एक मौका उन्हें मिल सकता है प्रधानमंत्री से सीधे बातचीत करने का?
देखिए बिल्कुल जया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी एक शैली रही है और वो छोटी छोटी बातों में बड़ी बातों का एहसास कराते हैं। आपने देखा होगा कि परीक्षा पर चर्चा हो या चाहे छात्रों के साथ संवाद करने का उनका जो जज्बा है, उसकी वजह से वो खासी लोकप्रियता बटोरते रहे हैं छात्रों के बीच, छोटे छोटे बच्चों के बीच। अब उनका जो कारबा है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और वो अब शिक्षकों के साथ संवाद करेंगे। शिक्षक जो है वो देश के निर्माता कहे जाते हैं, भविष्य के निर्माता कहे जाते हैं और गुजरात में गांधीनगर में जिस तरीके से गिफ्ट सिटी के ठीक बगल के हिस्से में आज जिस वो ऑल इंडिया जो प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन है उसकी बैठक को वो संबोधित करेंगे, कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे, उसमें हजारों शिक्षकों के इसमें पहुंचने की संभावना है। और कल हमने जब तमाम शिक्षकों से बातचीत करी थी जो एक मीटिंग कर रहे थे वो गांधीनगर में, तो उसमें कहीं ना कहीं जो पूरे देश भर से जो उनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे, ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन के जो राज्यों के जो अध्यक्ष थे, उनसे हमने बातचीत करी थी, तो उनका जो जोश था वो 7वें आसमान पर था और उनका कहना था कि पहली मर्तबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन के बैठक को संबोधित करेंगे और कहीं ना कहीं पीएम मोदी के संबोधन पर शिक्षकों की नजरें जो है वो टिकी हुई हैं। शिक्षक चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके दुख तकलीफों में भी दुख तकलीफों से अपने को एसोसिएट पहले से करते रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की ये कोशिश है कि शिक्षकों की जो तकलीफें हैं, शिक्षकों के साथ जो समस्याएं हैं उसको भी एड्रेस किया जाए और कैसे बच्चों का भविष्य बेहतर हो, इस पर कहीं ना कहीं बात होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बात होगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसकी बात हमेशा करते रहते हैं। तो शिक्षकों को के साथ संवाद करने का उनका जो एक अंदाज है, उस अंदाज पर नजरें होंगी जब 10:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षकों को संबोधित करेंगे। तो तमाम शिक्षकों की खुशी का ठिकाना न रहेगा और अपने सभागार में पाकर वो पीएम को जरूर सुनना चाहेंगे। राजेश, इसके अलावा अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात के लिए आप आज काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। गुजरात के लोगों को कई सारी सौगात वहां पर मिलने वाली हैं। आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी गिफ्ट सिटी की, किस तरह से वो सिटी वहां पर तैयार हो रही है और किस तरह से पूरे भारत के अन्य शहरों के लिए एक उदाहरण बन रही है। तो क्या कुछ सौगात हैं मुख्य तौर पर जो गुजरात के लोगों को आज मिलेंगी? देखिए, जो रिपोर्ट आपने दिखाई उस रिपोर्ट में पूरे जो कहीं ना कहीं आज का जो कार्यक्रम है उसका लेखा जोखा है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है चंद्रशेखर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उन गरीब लोगों को, समाज के कमज़ोर लोगों को उनके घरों की चाबी सौंपेंगे जो कल तक किराए के मकान में रहते थे। उनका अपना एक सपना था कि एक अदद छत हो, एक अदद आसियाना हो और पीएम मोदी हमेशा ये कहते रहे हैं कि देश जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएगा तो कहीं ना कहीं देश के गरीब लोगों के छत पर सर पर एक जरूर छत मिलेगा, उनको आशियाना मिलेगा। इस कड़ी में आज हजारों लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से घर की चाबी सौंपेंगे, उनका गृह प्रवेश कराएंगे। और जब हमने कल लाभार्थियों से बातचीत करी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, कई महिलाएं जो थी वो भावुक हो उठी, उनकी आंखें डबडबा गईं और उन्होंने कहा कि हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि फॉर्म फिलअप करने के बाद उन्हें घर मिलने का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। तो हमने देखा कि उनके चेहरे की तेज और आंखों में जो खुशी के आंसू थे वह आंसू ये बता रहे थे कि कितनी मेहनत और मशक्कत से फुटपाथ पर जीवन बिताने वाले लोगों को भी जब एक मजबूत आशियाने की तलाश में जिनकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है फुटपाथ पर सामान बेचते बेचते, वो भी अब एक पक्का मकान में रहेंगे, एक अच्छी सोसाइटी में रहने का उनको अवसर मिलेगा। और इसका क्रेडिट वो प्रधानमंत्री मोदी को दे रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा भी कि पीएम मोदी ने जो वायदा किया था कि हमारी सरकार गरीबों की सरकार होगी, हमारी प्राथमिकताएं गरीबों के लिए होंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्राथमिकता थी वो सरजमी पर उतरती हुई दिखाई पड़ रही है और लाभार्थियों में खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, अपने घर का सपना जब सच होता है तो उसकी खुशी कुछ और ही होती है, जो हमने देखा आपकी रिपोर्ट में। राजेश, ये जो गिफ्ट सिटी है ये आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और कौतूहल का भी है कि एक तरह का एक प्रयोग है, अपने आप में एक पहला
एक प्रयोग करने जा रहे हैं इस गिफ्ट सिटी के तर्ज पर। इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए, किस तरह से ये एक प्रयोग पूरे देश भर के जो स्मार्ट सिटी हमारा जो एक योजना है, या तमाम एक जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस जो हमने आगे आने वाली आबादी के लिए जिस तरह से हम एक सपना देख रहे हैं भारत का, उसको साकार करती हुई नजर आती है किस तरह से ये गिफ्ट सिटी? देखिए, जो गिफ्ट सिटी के जो एमडी हैं तपन रे, उनसे जब कल हमने बातचीत करी थी, जिनके रिपोर्ट्स आपने दिखलाए अभी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 16 जो बिल्डिंग्स हैं वो बनकर तैयार हैं। गगनचुंबी इमारत जो है वो एकदम बिल्कुल संगमरमर से तराशा हुआ जो बिल्डिंग है वो दिखाई पड़ रहा है। शीशे के मकान जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं, और एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे हम कह सकते हैं कि पूरे दुनिया भर की जो कंपनियां हैं वो अपना व्यवसाय करने के लिए गिफ्ट सिटी में इकट्ठा हो रही हैं। हमने कल देखा बोर्ड अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी कंपनियों के जो दफ्तर हैं वो यहाँ पर खुल चुके हैं। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि शहरों में सड़क की खुदाई कर जो वायर हैं, बिजली के वायर हो, पानी के पाइप हो, इन तमाम चीज़ों को, सड़कों को खोद करके उसमें डाला जाता है, और इसकी वजह से कई बार टेलीफोन के वायर्स हो या बिजली के खंभे हो, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए जिया का जंजाल भी बनते हैं और उसकी वजह से दुर्घटनाएं भी होती हैं। लेकिन जो यूटिलिटी टनल बनाया गया है उसमें तमाम शहर की जितने भी वायर्स हैं, जितनी भी बिजली के तार हो, पानी के पाइप हो, उनको यूटिलिटी टनल के माध्यम से सड़क जो ऊपर छत है उस छत से कई मीटर नीचे, कई फीट जो है नीचे उसको संजोया गया है, उस पाइप के जरिए लोगों के घरों तक पहुंचाया गया है। और इससे कहीं ना कहीं एक जो प्रदूषण जो शहरों में होता था कि मिट्टी की खुदाई हो रही है, कटाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों को समस्याओं से दो चार होना पड़ता था, उससे लोग रुकेंगे। पानी को चिल्ड कर घरों तक पहुंचाया जा रहा है। जो एयर कंडीशन, जो स्प्लिट या विंडो जो आप लगाते हैं घर में, उसकी जो गर्मी बाहर निकलती है उससे पॉल्यूशन होता है। लेकिन यहां पर गिफ्ट सिटी में ऐसी व्यवस्था की गई है कि इस तरह के एयर कंडीशन यहां नहीं लगेंगे, घरों तक चिल्ड पानी को पहुंचाया जाएगा, जिससे दीवार जो है वो कूल होंगे और नए तरह के एयर कंडीशन की व्यवस्था की जाएगी। तो अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस है, तकनीक से लेस होने जा रही है ये गिफ्ट सिटी। कई काफी पावर पैक्ड है प्रधानमंत्री का आज एक दिवसीय दौरा, तमाम लोगों को कई तोहफे मिलने जा रहे हैं, गुजरात को एक बड़ी सौगात यहाँ मिलने जा रही है। राजेश, आपसे आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे, फिलहाल बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तंदुरुस्ती बहुत चीजों पे डिपेंड करती है, पर खाने के मामले में एक सिंपल फॉर्मूला है, बस यूं समझिए कि प्लस और माइनस का खेल है। देखिए, आटा, चावल, तेल, दूध और नमक खरीदते समय प्लस F के निशान को चुनिए। ये फोर्टिफाइड फूड्स हैं जिनसे आपको संपूर्ण पोषण मिलेगा। और खाने में घी, तेल, नमक और चीनी को कीजिए थोड़ा माइनस, तो प्लस F और थोड़ा कम, है ना सिंपल। ईट राइट, स्टे फिट, तभी इंडिया सुपर हिट। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. हर दिन, हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा। बिल्कुल, अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ओडिशा से जुड़ी कुछ मांगों के बारे में चर्चा की, जिसमें श्री जगन्नाथ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी शामिल है। मुलाकात के बाद मीडिया ने जब उनसे पूछा कि क्या वो लोकसभा चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे के गठन में उनकी कोई भूमिका होगी, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई संभावना ही नहीं है। दरअसल विपक्ष इस समय तीसरे मोर्चे के गठन की तैयारियों में जुटा है, लेकिन लगता है कि पटनायक ने इससे खुद को अलग कर लिया है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा।
issue of, you met Mr. Nitish Kumar yesterday. There has been, some talk about things. You have always held that the BJD will remain equidistant from both the BJP as well as the Congress. Is there any possibility of a third front? I wanted to check with you. No, not as far as I'm concerned. Not now. And what will be the position of the Biju Janata Dal then in the coming elections? You will go it alone in the Assembly and Lok Sabha elections? That has always been our principle. राजस्थान में कांग्रेस नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की यात्रा का आज दूसरा दिन है। इस बीच जानकारी मिली है कि राजस्थान कांग्रेस प्रभारी ने दिल्ली में एक बैठक बुलाई है। क्या कांग्रेस पायलट पर उनके इस व्यवहार के लिए कोई एक्शन लेने जा रही है? ये सवाल इस समय बेहद चर्चा में है, क्योंकि पायलट अपनी पार्टी लाइन से अलग जाकर राजस्थान में अशोक गहलोत से अपने मनमुटाव को सतह पर ले आए हैं। उनका कहना है कि गहलोत सरकार भ्रष्टाचार, पेपर लीक और लचर कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर काम नहीं कर पाई है, इसलिए वो जन संघर्ष यात्रा पर निकले हैं। कल उनकी जन संघर्ष यात्रा अजमेर से शुरू हुई, जो 5 दिन में 125 किलोमीटर का सफर तय कर यात्रा जयपुर पहुंचेगी। इस बीच पायलट ने यह भी कहा कि वो अपने ऊपर लग रहे आरोपों की परवाह नहीं करते। आज कोई चुनाव नहीं है, कोई सभा नहीं है, कोई टिकट नहीं है, कोई वोट नहीं है, लेकिन जो अपनेपन का संबंध इस प्रदेश की जनता से हम लोगों ने कायम किया है, मैं सचमुच उसका बहुत बहुत कायल हूं और आपका फिर से आगे करना चाहता हूं। मुझ पर कोई कैसी भी बात कर दे, मुझ पर कोई कैसा भी आरोप लगाए, मैं परवाह नहीं करता। और राजस्थान कांग्रेस की इस लड़ाई पर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वरिष्ठ नेता और केंद्र में मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान सरकार में सत्ता की लड़ाई चल रही है। राजस्थान की हालत है कि लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं जब से कांग्रेस को चुना है। मुख्यमंत्री जी की और उनके विधायकों के बीच में नहीं बन रही, मुख्यमंत्री जी की सचिन पायलट की नहीं बन रही है। ये अपने आप में दिखाता है कि सत्ता के लिए कांग्रेसी किसी भी हद तक जाके एक दूसरे का सिर फोड़ेंगे, मनमुटाव करेंगे और जनता और राज्य को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और राजस्थान की जनता तो इंतजार करे कब मौका मिले, कब कांग्रेस को उखाड़ फेंके। और आइए अब मणिपुर की ओर चलते हैं। मणिपुर में स्थिति लगातार सामान्य हो रही है। यहां तक कि सेना और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने संवेदनशील इलाकों में अपनी निगरानी जारी रखी है। इस सब के बीच प्रशासन ने मणिपुर के हिंसा प्रभावित जिलों में कर्फ्यू में ढील दी, जिसके बाद लोग घर से बाहर निकले और अपनी जरूरत का सामान खरीदा। बात करेंगे चक्रवाती तूफान मोखा की। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व हिस्से में बना चक्रवात मोखा तेजी से अब बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने कहा कि चक्रवात की उत्तरी दिशा में बढ़कर आज बंगाल की खाड़ी के मध्य में अति भीषण रूप देने की आशंका है। ये रविवार की दोपहर के आसपास 150 से 160 किलोमीटर की रफ्तार से अति भीषण चक्रवात के रूप में दक्षिण पूर्व बांग्लादेश और उत्तरी म्यांमार के तटों को पार कर सकता है। चक्रवात के असर से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार इससे त्रिपुरा और मिजोरम में शनिवार और रविवार को अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। वहीं तटीय क्षेत्रों की बात करें तो कर्नाटक, तमिलनाडु, कराईकल में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। सुप्रीम कोर्ट आज फिल्म द केरल स्टोरी पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार और तमिलनाडु में इसके प्रदर्शन पर प्रतिबंध के खिलाफ चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। अभी 2 दिन पहले फिल्म निर्माताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने याचिका का उल्लेख किया और कहा कि फिल्म निर्माता को हर दिन काफी नुकसान हो रहा है, जिसके बाद अदालत ने इसे आज की तारीख में सुनवाई के लिए सहमति दे दी। दरअसल ममता सरकार ने फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर दलील दी कि इससे उनके राज्य में हिंसा फैल सकती है। केरल स्टोरी में दिखाया गया है कि किस तरह से वहां कई हजार लड़कियां लापता हुई हैं, जिनका धर्म बदलकर उनके साथ बर्बरता की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हिंद महासागर सम्मेलन के 6ठे संस्करण में हिस्सा लेने के लिए बांग्लादेश पहुंचे हैं। इंडिया फाउंडेशन और बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय दोनों मिलकर इस सम्मेलन को आयोजित कर रहे हैं, जिसमें क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं पर मंथन होगा।
हिंद महासागर सम्मेलन का थीम शांति, समृद्धि और उज्जवल भविष्य के लिए साझेदारी रखा गया है। ढाका में आयोजित सम्मेलन में मॉरिशस, मालदीव समेत दुनिया भर के कई देश शामिल होंगे। इससे पहले कल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ढाका में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा कि वो बेहद सम्मानित महसूस कर रहे हैं। जयशंकर ने कहा कि उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत अभिवादन और हार्दिक बधाई का संदेश दिया और कहा कि हमारे नेताओं का मार्गदर्शन और विजन भारत बांग्लादेश मैत्री को मजबूत करता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया G7 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के लिए जापान के नागासाकी शहर पहुंचे हैं। G7 देशों के बीच बैठक में स्वास्थ्य से जुड़े उन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी जिसके कारण अभी गंभीर चुनौती का सामना किया जा रहा है। बैठक में तमाम देशों के प्रतिनिधि चुनौतियों से निपटने के लिए समाधान पर बातचीत करेंगे। इस दौरान भारत की ओर से दुनिया को बताया जाएगा कि किस तरह कोविड महामारी के समय भारत ने न सिर्फ खुद को संभाला बल्कि दुनिया के कई जरूरतमंद देशों की भी मदद की। और यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। साल से ये दोस्त रोज इसी जगह पे मिलते हैं, कभी कभी बात भी कर लेते हैं। रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब अगली खबर की ओर चलते हैं। और दुनिया भर से मैं सबसे पहले बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट की ओर से अवैध घोषित करने के बाद से उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। पीटीआई के कार्यकर्ता मिठाइयां बांट रहे हैं। हालांकि अदालत ने रिहाई के बाद उन्हें अभी घर जाने की इजाजत नहीं दी है, बल्कि उन्हें पाकिस्तान पुलिस के गेस्ट हाउस में रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार इमरान खान ने कल की रात पुलिस लाइन में गुजारी। उन्हें सिर्फ 10 लोगों से मिलने की इजाजत मिली है। इस बीच आज उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कल इमरान की तत्काल रिहाई का आदेश देकर शहबाज शरीफ सरकार की कार्रवाई पर बड़ा सवाल खड़ा किया था। हमारी संवाददाता मेघना हमारे साथ जुड़ रही हैं इस पूरे मामले पर। मेघना, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो पाकिस्तान में हालात बने हुए थे, वहां पर हिंसा हो रही थी, आगजनी हो रही थी, कल के फैसले के बाद क्या कुछ बदला है वहां पर? बिल्कुल चंद्रशेखर, जहां हमने देखा था कि तमाम शहरों में लोग हिंसक प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहीं जो पूरा मामला था वो कानूनी रूप से भी पेचीदा होता जा रहा था। लेकिन कल जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो इससे कुछ रिमार्क्स जो हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई व्यक्ति कोर्ट में है, इसका मतलब है कि उसने ऑलरेडी सरेंडर कर दिया है। तो सरेंडर के बाद अरेस्ट, अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी सरेंडर कर चुका है तो उसके बाद उसकी गिरफ्तारी का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात यह है कि कोर्ट के प्रीमाइसेस में अगर बिना रजिस्ट्रार की परमिशन के कैसे गिरफ्तारी की गई, उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा गया है। और उसके साथ ही कहा गया है कि नेशनल जो अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है उसको भी वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उसने भी किया है। ये बात को कहा सुप्रीम कोर्ट ने। उसके साथ ही अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि उनको जब अगर इस पूरी गिरफ्तारी को जब अवैध करार दिया गया, इलीगल बताया गया कि जो गिरफ्तारी है वो इलीगल है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन उसके बाद भी उन्हें अगर हम देखें तो वहीं उन्हें रहना पड़ा। वहां पर उन्हें कहा गया कि उन्हें तुरंत रिहा करके, लेकिन उन्हें उनकी घर जाने की अर्जी को खारिज कर दिया गया था और अगर उन्हें न्यायिक निगरानी में पुलिस लाइन भेजने का फिर निर्देश दिया गया।
उसके बाद अगर हम देखें तो आज उनको इमरान खान को हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद आगे पता चलेगा कि क्या जो मामला है वो क्या मोड़ लेता है। लेकिन हमने ये जरूर देखा कल सोशल मीडिया पर भी कई वीडियो सामने आए जिसमें साफ तौर पर दिख रहा था कि किस तरीके से जो समर्थक है इमरान खान के उन्होंने काफी जश्न मनाया, उन्होंने मिठाइयां बांटी हैं, उन्होंने इस बात का जश्न मनाया है कि किस तरीके से ये अवैध करार दिया गया इस गिरफ्तारी को और उनकी एक तरीके से देखा जाए तो उनकी जीत हुई है। ये वहां पर एक तरीके वो माहौल काफी जगहों पर सोशल मीडिया पर भी कई वीडियोस में नजर आया। हमने देखा कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कई हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी कहा था कि इमरान खान जो है विरोध प्रदर्शन और तोड़फोड़ की निंदा करें, लेकिन इस पर इमरान खान ने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी के बाद जो हिंसक घटनाएं हुई हैं इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है और उन्होंने खुद भी एक बात को कहा कि उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें भी पीटा गया था और उन पर डंडे भी बरसाए गए थे। उसके बाद अगर हम देखें तो जब अगर हम देखें तो जो भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है उसने इमरान को 1 घंटे के भीतर अदालत में पेश करने का जो आदेश दिया था और उसके फैसले के बाद इमरान खान के जो समर्थक हैं उनमें काफी ज्यादा खुशी नजर आई। बिल्कुल, तो यहाँ पर कोर्ट से इमरान खान को एक बड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन शहबाज शरीफ सरकार के लिए ये पूरा फैसला या पूरी स्थिति क्या कुछ नई चुनौती लेकर आता है, वो देखने वाली बात होगी। वो तस्वीरें अभी भी ताज़ा हैं किस तरह से इमरान खान के समर्थकों ने उनके घर पर पेट्रोल बम फेंके और जिस तरह से आगजनी की तस्वीरें सामने निकल कर आई। दरअसल अक्टूबर में वहाँ पर आम चुनाव होने हैं और कहीं ना कहीं ये मामला पूरी तरह से सियासी लड़ाई में बदल चुका है, तो सबकी नज़रें बनी हुई हैं क्या कुछ आज हाई कोर्ट में होता है और उसके बाद क्या कुछ आगे वहाँ पर होता है। फिलहाल अगली खबर की ओर चलते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मेघना। अब हम डीडी न्यूज़ की विशेष श्रृंखला है हमारे पद में, उसकी हम बात करते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कर्नाटक के कोडगु जिले की रानी माचैया के बारे में, जो पिछले 60 वर्षों से उम्मताट लोक नृत्य कर रही हैं। साथ ही कोडवा संस्कृति को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए हजारों बच्चों को ये लोक नृत्य सिखा रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष श्रृंखला हमारे पद। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। एक ऐसी श्रृंखला जिसमें हम बात करते हैं हमारे ही बीच मौजूद ऐसे जन नायकों की जिन्होंने अपने अथक प्रयास से इस समाज, इस देश, हमारे आपके जीवन को बेहतर बनाने में अपना असीम योगदान दिया है और यही है हमारे पद। आज की इस श्रृंखला में हम बात करेंगे साहित्य और भाषा क्षेत्र की उन हस्तियों के बारे में जिन्होंने अपना पूरा जीवन साहित्य, भाषा के साथ साथ संस्कृति के संरक्षण में ही समर्पित कर दिया। ये है हमारे पद। किसी ने सही कहा है, पुस्तकें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। कितना कुछ जानने समझने को मिलता है इन पुस्तकों के माध्यम से। मैं इस समय पढ़ रही हूँ रानी माचैया के बारे में। कर्नाटक की है ये और कर्नाटक का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है कुर्ग, वहाँ की है ये, जहाँ पर रहता है कोडवा समुदाय। कोडवा समुदाय की नृत्य शैली है पारंपरिक नृत्य शैली उम्माताट। इस नृत्य शैली को ही रानी माचैया हजारों बच्चों को सिखा चुकी है ताकि ये नृत्य शैली संरक्षित रहे। लेकिन यही नहीं रुकी वो, बल्कि कोडवा समुदाय की संस्कृति और उनकी भाषा जिसे कोई लिपि नहीं है उस पर भी काम कर रही हैं। रानी माचैया यूं ही नहीं कहलाती, उम्माताट की रानी। उम्माताट की रानी के नाम से मशहूर 80 वर्ष की रानी माचैया का संपूर्ण जीवन अपनी लोक कला के प्रति असीम प्रेम से परिपूर्ण रहा है। कर्नाटक के कोडगु जिले की रानी माचैया पिछले 60 वर्षों से उम्माताट लोक नृत्य कर रही हैं। उन्होंने 10,000 से अधिक बच्चों को ये लोक नृत्य सिखाकर कोडवा संस्कृति को बढ़ावा देने
और संरक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत की है। रानी माचैया ने 1980 के दशक में मडिकेरी में उम्मताट देखा और इस लोक नृत्य को अपनी शैली में अपना लिया। 18 साल की उम्र से उम्मताट सीखना और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इसके विकास के लिए बाकायदा एक समूह बनाया। इसे प्रसिद्धि दिलाने के लिए बिना किसी की मदद के काम करना शुरू कर दिया। कावेरी कला वृंदा की स्थापना की और कर्नाटक के विभिन्न शहरों के अलावा अन्य राज्यों में और विभिन्न मंचों पर फेस्टिवल्स में प्रस्तुति देना आरंभ कर दिया। ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ನಾವನ್ನು ಕಲಿಸೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ 1980ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇದು ಕಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವರಿಗೆ ನೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ಮಾಡಿ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಡ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೂ ಕಳಿಸ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಹುಡುಗರನ್ನ. ಹುಡುಗರು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಹುಡುಗಿಯರನ್ನ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೂರ ಮನೆ ಬೆಟ್ಟ. ಅದರಿಂದ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಡಿಗ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಾಗೆ ಅವರ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಇಯರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಿಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಂಗೇನೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಒಂದು 10,000 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಿರ್ಬೋದು. रानी माचैया कोडवा संस्कृति के विभिन्न आयाम पर भी काम कर रही हैं। कर्नाटक कोडवा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कोडवा भाषा, साहित्य, लोक कथाओं और कला को लोकप्रिय बनाने के लिए कई कार्यक्रम तैयार किए। कोडवा संस्कृति को जीवंत बनाए रखने के लिए युवाओं से कोडवा संस्कृति को सीखने और उसका अभ्यास करने का आह्वान किया। अब वे लड़कों को भी उम्मताट सिखाना शुरू कर रही हैं। जहाँ शास्त्रीय नृत्य अपनी संस्कृति की धरोहर माने जाते हैं, वहीं लोक जनजाति नृत्य कला और संस्कृति को संजोए हुए हैं। उसमें एक प्रमुख नाम है रानी माचैया। अपनी जनजाति लोक नृत्य को, अपने धरोहर को किस तरीके से वो संभाले हुए हैं, प्रचार कर रही हैं, कई दशकों से लगी हुई हैं, बच्चों को सिखा रही हैं और इसमें अपनी भाषा का भी वो एक तरीके से लोगों के बीच में उतना प्रोत्साहन दे रही है जितना मिलना चाहिए। उनको इस बार जो पद्मश्री से सम्मानित किया है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर कोडगु का उल्लेख 2वीं ईस्वी के तमिल साहित्य में और 12वीं शताब्दी के गंगा, चोल और होयसला शिलालेखों में भी मिलता है। कोडवा सांस्कृतिक परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से ही प्रसारित किया गया। पहली बार 1924 में ही नादिकेरियंदा चिनप्पा ने कोडवा परंपराओं और लोकगीतों को पटोले पालमे पुस्तक में संकलित किया, जिसे मैसूर विश्वविद्यालय द्वारा एक समुदाय के लोकगीतों के शुरुआती व्यापक संग्रह के रूप में सराहा गया था। रानी माचैया द्वारा संरक्षित उम्मताट लोक नृत्य कोडवा संस्कृति का अहम हिस्सा है। उम्मताट के अलावा कोडवा समुदाय के लोग एकत्रित होकर बोलकाट, कतियाट और कोलट जैसे अन्य लोक नृत्य भी करते हैं। उम्मताट की रानी माचैया को पद्मश्री पुरस्कार की हार्दिक बधाई। और आइए आपको अब कारोबार की खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। सरकार ने कहा है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5 करोड़ 25 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को अटल पेंशन योजना से जोड़ा गया। दूरसंचार कंपनियों रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल ने फरवरी माह में कुल 19.8 लाख मोबाइल उपभोक्ता जोड़े, जबकि इस अवधि में वोडाफोन आइडिया के 20 लाख ग्राहक कम हो गए। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने जीएसटी रिटर्न की स्वचालित जांच के लिए एक मॉड्यूल जारी किया है। ये मॉड्यूल केंद्र प्रशासित करदाताओं के माल एवं सेवा कर संबंधी रिटर्न की खुद ब खुद जांच करने में अधिकारियों को सक्षम बनाएगा।
केंद्र सरकार भारतीय कार्बन बाजार आईसीएम के विकास की योजना बना रही है, जिसमें ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की कीमत तय कर भारतीय अर्थव्यवस्था को कार्बन मुक्त करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रारूप तैयार किया जाएगा। इसके लिए कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्रों के लेन देन का सहारा लिया जाएगा। और आइए अब देखते हैं खबरें खेल जगत से। इंडियन प्रीमियर लीग के 56वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 9 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 149 रन बनाए थे। 150 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की शुरुआत धमाकेदार रही। यशस्वी जायसवाल ने आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक लगाया और टीम को 14वें ओवर में ही जीत दिला दी। संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल की शतकीय साझेदारी देखने को मिली। यशस्वी ने 47 गेंदों में 98 रनों की नाबाद पारी खेली। उन्होंने 13 चौके 5 छक्के लगाए। संजू सैमसन 48 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने 5 छक्के और 2 चौके लगाए। टीम के लिए युजवेंद्र चहल ने घातक गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए। इस जीत के साथ ही राजस्थान की टीम अंक तालिका में तीसरे पायदान पर आ गई है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस की टीम आमने सामने होगी। ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस का सफर मौजूदा सीजन में शानदार रहा है। गुजरात ने इस सीजन में 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उसे 8 मैचों में जीत मिली है। ये टीम अंक तालिका में 16 अंकों के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। वहीं अपने पिछले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हराकर आ रही मुंबई इंडियंस अंक तालिका में चौथे पायदान पर स्थित है। मुंबई ने सीजन में अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उसने 6 में जीत हासिल की। और आइए अब देखते हैं खबरें सिने जगत से। आज रिलीज हो रही है श्रीनिवास वेलमकोंडा की छत्रपति। दक्षिण भारतीय अभिनेता श्रीनिवास वेलमकोंडा फिल्म छत्रपति से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। इस फिल्म में नुसरत भरूचा की भी अहम भूमिका है। प्रभास और कृति सेनन के आदि पुरुष का ट्रेलर 24 घंटे में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला हिंदी ट्रेलर बना। यूट्यूब पर आदि पुरुष ने रणबीर कपूर और यश की फिल्म को भी पीछे छोड़ा। सुदीप्तो सेन के निर्देशन में बनी द केरल स्टोरी की बॉक्स ऑफिस पर कमाई जारी। द केरल स्टोरी ने बॉक्स ऑफिस पर 68 करोड़ का आंकड़ा पार किया। अदा शर्मा इन दिनों अपनी फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर चर्चा में। वहीं अब अदा शर्मा द गेम ऑफ क्रिकेट में नजर आएंगी। फिल्म में एक्ट्रेस एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में दिखाई देंगी। सामंथा रुत प्रभु महिला प्रधान फिल्म के लिए अनुष्का शर्मा के साथ नजर आ सकती हैं। अनुष्का के भाई द्वारा इस फिल्म के निर्माण की चर्चा है। हाल ही में सामंथा रुत प्रभु और देव मोहन की फिल्म शाकुंतलम सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म के औसत प्रदर्शन के बाद अब इसे OTT पर रिलीज किया गया है। अभिनेत्री आलिया भट्ट लग्जरी इतालवी फैशन हाउस गुची की पहली भारतीय ग्लोबल एम्बेसडर बनी। बॉलीवुड के मशहूर गायक कुमार सानू की बेटी शैनन के कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में बॉली और होली सेलेब्स की लीग में शामिल होकर रेड कारपेट पर चलेंगी। और आइए नया सवेरा में अब बात मौसम की। मौसम की अगर बात करें तो मौसम विभाग की ओर से जो पूर्वानुमान जारी किया गया है उसके अनुसार भारी से भारी बारिश हो सकती है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में, और इसके अलावा गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में। वहीं गरज के साथ छींटे और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है केरला में, माहे में, और साथ ही साथ बिजली गरजने के साथ छींटे पड़ने की जो पूर्वानुमान है वो जारी किया गया है उड़ीसा के लिए और तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के लिए। और आइए अब विभिन्न शहरों का तापमान देख लेते हैं।
तो आज के नया सवेरा में इतना ही। और दर्शकों, बॉलीवुड का गीत सुनो ना संगमरमर तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे पहले ये गीत बांग्ला भाषा के अपने मूल संस्करण में धमाल मचा चुका है, जिसके बोल थे कि कोरे तोके बोलबो। तो आइए अरिजीत सिंह की मनमोहक आवाज में इसी गीत का संस्कृत संस्करण आज हम आपको सुनाते हैं। पेश है डीडी न्यूज। एहिनु वैविधेयं सह प्रतिपारयानं मनसा मत्तोऽहं पार्श्वे आयां लुप्तो भवम्। वदेयं हि कथं त्वां त्वं किं मम एहिनु वैविधेयं सह प्रतिपारयानं मनसा मत्तोऽहं पार्श्वे आयां लुप्तो भवम्। वदेयं हि कथं त्वं किं मम प्रतिकूलेन मनसा प्रत्ताहि वेदिन प्रेम आकुले हि नेत्रे मे लसतस्ते अद्यङ्गितं रेवारं वारं। वदेयं हि कथं त्वं किं मम एहिनु वैविध्यं